हेलो स्टूडेंट्स, तो अभ्यास ऐप की प्रॉब्लम करते हैं जीओसी टॉपिक पे बेस्ड। तो अभ्यास ऐप में जितने भी अलग अलग टेस्ट पेपर्स में जीओसी के क्वेश्चंस हैं वो सब हम यहाँ कलेक्टिवली कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कंपाउंड इज ट्रीटेड विद NaNH2 टू गिव सोडियम सॉल्ट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। आपको कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है। तो मैं आपको बोलूंगा सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो तो आप देखिए कि उस क्वेश्चन का पर्पस क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन? तो इस क्वेश्चन का पर्पस है वो जानना चाहते हैं कि क्या यू नो दैट या यू आर अवेयर ऑफ दिस कि NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। NH2 माइनस एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। एट द सेम टाइम आपके मन में डाउट आ सकता है, सर ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी तो है। तो मैं आपको बोलूंगा ऑर्गेनिक में हमेशा ये याद रखिए कि कोई भी रिएक्शन है तो मोस्ट फेवर्ड रिएक्शन होती है एसिड बेस। सबसे ज्यादा एसिड बेस फेवर्ड होगी, उसके बाद इंट्रामोलिक्यूलर, देन इंटरमोलिक्यूलर। तो अगर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा तो ये एग्जांपल हो जाएगा इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन का, लेकिन उससे पहले ये एज अ बेस एक्ट करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन पता चल गई हमें। दूसरी बात, आपको ये पता है कि कोई भी रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती है। दूसरा पर्पस क्या है इस क्वेश्चन का? एवरी रिएक्शन प्रोसीड टुवर्ड्स वीक। कोई भी रिएक्शन किस तरह प्रोसीड होती है? तो यू कैन से इट प्रोसीड टुवर्ड्स वीक एसिड एंड वीक बेस। तो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट कर जाते हैं और बाद में जो रिजल्टेंट बनता है वो क्या बनता है? वीक बेस एंड वीक एसिड। ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। तीसरा पर्पस है, क्या आपको ऑर्गेनिक में ये बात पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है? तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर उसके बाद sp हाइब्रिडाइज कार्बन, देन नाइट्रोजन। क्या आपको ये बात पता है? ये बात इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि इससे आप एसिडिक स्ट्रेंथ का आइडिया लगा सकते हो। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HF, उसके बाद वाटर, उसके बाद एसिटाइलिन और उसके बाद अमोनिया। तो मैं आपसे बोलूंगा कि ये बात आपको पता होनी चाहिए कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ, ये किसका ऑर्डर है? दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अब यहां पर हमें बहुत ज्यादा क्लियर है कि एसिटाइलिन विल, जो एसिटाइलिन है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन अमोनिया। ओके, अब मैं एक रिएक्शन लिखता हूं और आपको उस रिएक्शन के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं कि लेट से हमारे पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन। एसिटाइलिन रिएक्ट कर रहा है NH2 माइनस से और उससे रिएक्ट करके वो क्या बना रहा है? उससे रिएक्ट करके बना रहा है ये C ट्रिपल बॉन्ड C। और मान लेते हैं कि NH2 माइनस ने दोनों एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव कर दिए और क्या बनाया? अमोनिया। अब आपको कंपेयर करना है यहां पर कि एसिटाइलिन और अमोनिया में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन है। तो आई गेस ये चीज हमें बिल्कुल समझ आ रही है। एसिटाइलिन इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड अमोनिया इज वीकर एसिड। अब आपको पता है जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? वीक। तो अगर एसिटाइलिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक। और अगर अमोनिया वीकर एसिड है देन एसिटाइलिन, तो फिर हमारा यू कैन से ये वीकर एसिड है एसिटाइलिन से, तो अमोनिया का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। तो आपको ये समझ आया कि एसिटाइलिन कैन रिएक्ट विद NH2 माइनस। सेम वे अब मैं चाहता हूं आप ये भी समझे कि क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटाइलिन OH माइनस से रिएक्ट करेगा? आपको इसके बारे में भी सोचना है। इज दिस रिएक्शन पॉसिबल? तो उसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। लेट से की रिएक्शन हो गई। अगर ये रिएक्शन हो गई तो ये क्या बना रहा है? C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव प्लस H2O। अब हम क्या कंपेयर करेंगे? पहले एसिड्स कंपेयर करते हैं। देखते हैं एसिटाइलिन और वाटर में स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। तो ये वाला पॉइंट हमने लर्न किया कि वाटर इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटाइलिन। तो हमने लिख दिया कि ये वीकर एसिड है और वाटर स्ट्रॉन्गर एसिड है। अब बारी आई बेस कंपेयर करने की। तो ऑब्वियसली जो वीक एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग।
और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक। तो अभी जैसे कि हमने याद किया या समझा कि कोई भी रिएक्शन वीक एसिड या वीक बेस की तरफ होती है तो हमें समझ आया दिस रिएक्शन विल नॉट अकर, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो आप ध्यान रखो जेई मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिटाइलिन किससे रिएक्ट करेगा, तो वहां पे एक ऑप्शन होगा एक्वस NaOH। तो अगर एक्वस NaOH लिखा है तो इससे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर ऑप्शन है NaNH2 तो यस इट विल रिएक्ट, ठीक है, बिकॉज ज्यादातर हमारे दिमाग में रहता है एसिटाइलिन इज एसिड, तो हम इसे किसी भी बेस से रिएक्ट करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये तो था इस क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट। अब आप समझ गए हो कि ओनली एसिटाइलिन, तो आपको ये बात समझ आती है ओनली एसिटाइलिन ऑप्शन 1 इज वेरी एसिडिक। एसिटाइलिन ही इतना एसिडिक है कि वो NH2- से रिएक्ट कर सकता है, बाकी सभी बेंजीन C6H6 is benzene, then C2H6 is CH3CH3 and C2H4 is ethyne। ये इतने एसिडिक नहीं है कि NH2- से रिएक्ट कर सके। वैसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कौन रिएक्ट करेगा, एसिटाइलिन देखते टिक कर देना, बट मेरा पॉइंट था कि मैं आपको ये भी समझाऊं कि इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस। तो ये पर्पस क्या था, वो ये जानना चाहते थे क्या आपको पता है कि NH2- इज अ बेस, फिर वो जानना चाहते थे कि आपको पता है कि एसिटाइलिन इज एसिडिक, फिर वो ये जानना चाहते थे कि आपको पता है कि रिएक्शन प्रोसीड होके कहाँ जाती है, वीक एसिड एंड वीक बेस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लस मैं कोई भी क्वेश्चन का डिस्कशन ऐसे कर रहा हूं कि अगर थ्योरी से आप ज्यादा अवेयर भी नहीं हो तो भी आप क्वेश्चन को समझ जाओ। अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर एलाइल कार्बोकेटाइन। तो पहली बात, तो व्हाट इज द पर्पस, इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है। इस क्वेश्चन का पर्पस है, क्या आपको एलाइल कार्बोकेटाइन का नाम याद है। तो आपने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस, तो दिस इज योर एलाइल कार्बोकेटाइन। ये क्या है, हमारा एलाइल कार्बोकेटाइन। अब उसके बाद ये रेजोनेंस शो करेगा। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है, तो मैं बोलूंगा आप इस रेजोनेंस की कंडीशन को याद कर लो, ठीक है। कुछ चीजें लर्न करनी होती हैं और अगर वो लर्न हो तो समझ आ जाती है। बच्चे बोलते हैं सर हमें लर्न नहीं है कंडीशन, तो मैं बोलूंगा कि आप याद करिए कि कभी भी पाई बॉन्ड किसी कैटायन के साथ कनेक्टेड हो, कैटायन में बस एक एक्सेप्शन है NH4 पॉजिटिव, मतलब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा। कैटायन जो होता है जनरली उसके पास ऑर्बिटल खाली होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो कैटायन होगा जनरली उसके पास ऑर्बिटल खाली होगा। और पाई बॉन्ड अगर किसी ऐसे के साथ है जिसके पास लोन पेयर्स हैं, मतलब एनायन, या यू कैन से लोन पेयर अवेलेबल, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो भी रेजोनेंस होगा। और क्या कंडीशन है रेजोनेंस की, पाई बॉन्ड पाई के साथ ऑल्टरनेट हो तो भी यू कैन से रेजोनेंस विल अकर। ओके, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अब आपने देखोगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। पाई बॉन्ड sp2 हाइब्रिडाइज कार्बोकेटायन के साथ कनेक्टेड है जिसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो क्या होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर देगा। जैसे इसको डोनेट कर देगा वी गेट अनदर स्ट्रक्चर CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब यहां पर बॉन्ड टूट गया, उधर सिंगल बॉन्ड आएगा और यहां क्या आ जाएगा, डबल, और ये आ गया पॉजिटिव। अब आप देखो तो दोनों स्ट्रक्चर दिखने में एक जैसे हैं। तो कई बार दिमाग में ना बहुत ज्यादा रेजोनेंस में चले जाते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है सेम स्ट्रक्चर को अलग नहीं मान रहे। तो आप देखो देखने में एकदम सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर कोई हमसे पूछ रहा है तो कितने हैं, इट हैज 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो इंटीजर टाइप में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इट्स आंसर इज 2। ओके, तो यहां पर हमने ये सीखा कि अगर इक्वल स्ट्रक्चर्स भी हैं और बॉन्ड का डिफरेंस है तो उसे भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंसीडर करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमें क्या सिखाना चाह रहा है। पहले तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पे पढ़ लो।
इफ वन इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमारे पास एक इक्विवेलेंट है किसका, बेस का, रिएक्ट विद द गिवन कंपाउंड, ये इन कंपाउंड से रिएक्ट कर रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि किस किस से रिएक्शन हो रही है, एसिटिक एसिड A, इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से B, और ये OH ग्रुप C, ये तीन ऑप्शन से NaOH के रिएक्ट होने की पॉसिबिलिटी है। तो आप बताइए NaOH सबसे पहले किससे रिएक्ट करेगा, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द क्वेश्चन, पर्पस ऑफ द क्वेश्चन है कि बस आपको ये बताना है विच इज मोस्ट एसिडिक, कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो पर्पस ऑफ द क्वेश्चन मतलब इनडायरेक्टली वो पूछ रहे हैं मोस्ट एसिडिक कंपाउंड। तो यहाँ पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक OH है, तो आपको देखना है आउट ऑफ A B C सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है। तो हमने देखा A के साथ कार्बन कनेक्टेड है, और जो B है B के साथ ये NO2 ग्रुप कनेक्टेड है। एक ये पर्पस भी है इस क्वेश्चन का कि आपको पता होना चाहिए NO2 इज हाईएस्ट EWG, NO2 सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा का मतलब बिल्कुल मैक्स नहीं कह सकते, यहाँ जो प्रेजेंट है उसमें। वैसे तो हमें पता है कि NR3+B एग्जिस्ट करता है, तो इसका माइनस EWG इफेक्ट होता है। तो नाइट्रो का EWG इफेक्ट एक और पर्पस है, क्या आपको पता है कि -I इफेक्ट, ठीक है, व्हाट इज द पर्पस, और क्या पर्पस हुआ इस क्वेश्चन को, क्या आपको पता है कि -I इफेक्ट इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, -I इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। अगर इन सभी बातों को देखा जाए तो हम बोलेंगे NaOH विल रिएक्ट विद BCOOH, जो B ऑप्शन वाला COH है उससे रिएक्ट करेगा, ओके। बिकॉज A वाले ऑप्शन में हमें पता है कि +I इफेक्ट लग रहा है कहीं ना कहीं एल्काइल पार्ट का, तो इट विल डिक्रीज इज एसिडिक स्ट्रेंथ। प्लस OH, एल्कोहल्स आर जनरली बेस, एल्कोहल्स क्या होते हैं, बेस। तो ये भी आप एक स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये भी याद रखिए कि एल्कोहल्स आर जनरली बेसिस, एल्कोहल्स जनरली क्या होंगे, जनरली बेसिस, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में आपको बॉन्ड लेंथ इंडिकेट है और उसको आपको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ में। तो देखिए, तो मैं आपसे बोलूंगा कि दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस आपको क्या देखना है, फोर्थ पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। पहले तो ये समझते हैं कि जो फोर्थ पोजीशन है, ठीक है, वो क्या है हमारा, ट्रिपल बॉन्ड। तो बना देते हैं फटाफट, फोर्थ पोजीशन पे ये ट्रिपल बॉन्ड है, थोड़ा सा हमें क्लैरिटी आ जाए। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमें ये दिख रहा है थर्ड पोजीशन पे सिंगल बॉन्ड है, ओके। फिर उसके बाद अगर हम देखें सेकंड पोजीशन पे, कलर चेंज कर देता हूं, सेकंड पोजीशन पे क्या है, सिंगल बॉन्ड। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड, ओके। ट्राई करते हैं हम, तो बहुत ही क्लियर है। देखो दो तरीके हैं क्वेश्चन को, एक तो है कि कंसेप्चुअली समझे, एक हाउ टू अटेम्प्ट पेपर। अगर पेपर अटेम्प्ट करना है और ऐसा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए तो मैं आपको बोलूंगा हमेशा हाईएस्ट और लोएस्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे मुझे ये एकदम क्लियर है कि जो फोर्थ है ये स्मॉलेस्ट बॉन्ड होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। वाई? बिकॉज ये ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिंगल अट्रैक्शन, डबल बॉन्ड मीन्स डबल अट्रैक्शन, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स ट्रिपल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल्स पास आते जाएंगे और बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो मुझे समझ आ गया कि फोर्थ सबसे छोटा होगा। तो मैं क्या करूंगा, चारों ऑप्शन देखूंगा। चारों ऑप्शन अगर मैं देखूंगा तो यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये तो नहीं होगा। फिर मैं देखूंगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये भी नहीं होगा। तो सबसे छोटा मेरे पास है फोर्थ ऑप्शन, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मैं थोड़ा और सॉर्टेड करूंगा और अब मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा। तो मैं बोलूंगा सबसे बड़ा बॉन्ड होगा सिंगल। जैसे ही मेरे दिमाग में आया सबसे बड़ा बॉन्ड सिंगल है, तुरंत मैच टाई। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे को लगा
सिंगल बॉन्ड तो सेकंड ऑप्शन भी है और थर्ड ऑप्शन, दोनों सिंगल बॉन्ड है। तो मैं बोलूंगा यहां पर सेकंड वाला जो है इट हैज सम पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इसमें कुछ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। वाई? क्योंकि एल्कीन होने की वजह से हाइपर कॉन्जुगेट। तो मुझे तुरंत समझ आ गया कि थर्ड जो है वो पूरा सिंगल बॉन्डेड है, तो थर्ड मेरा हाईएस्ट होगा। तो मैं देखूंगा दोनों ऑप्शन में हाईएस्ट कौन सा है, थर्ड इसमें, तो मेरा आंसर हो गया फोर्थ। ये तो मैंने ट्रिक सीखी हाउ टू अटेम्प्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन एग्जाम, बट अब कंसेप्चुअली सीखते हैं। तो कंसेप्चुअली हमें समझ आया ट्रिपल बॉन्ड सबसे छोटा, उससे बड़ा बॉन्ड होगा डबल, उससे बड़ा होगा पार्शियल डबल बॉन्ड अगर कहीं पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और सबसे बड़ा होगा सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज हमने सीखी एंड मैं बोलूंगा थिंक ओवर इट, सोचिए इसके ऊपर। देखो मैं तो आपको फटाफट बता दूंगा आंसर, आपको फील भी आएगा कि समझ आ गया, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम लगा के सोचिए क्यों हमने माना कि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन सबसे छोटा है, क्यों हमने माना कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से वो सिंगल बॉन्ड से थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, तो अब जैसे फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो हमें पता है कि आउट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड वाले में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो वो बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी एज कंपेयर टू सेकंड। ठीक है, मैं थोड़ा सा पॉइंट ऑफ एरर भी बता देता हूं आपको। एग्जामिनेशन टाइम में मैंने बच्चों को इस कॉन्सेप्ट पे गलती करते देखा है, उन्होंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कंफ्यूज हुए। तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड वाला हमेशा छोटा होगा, हमेशा, और पार्शियल डबल बॉन्ड वाला अगर पहले सिंगल बॉन्ड था तो वो ग्रेटर होगा। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। और जैसे मैंने आपको बताया ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मिस्टेक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज फ्रॉम द इंडिकेटेड प्रोटॉन। आपको इंडिकेटेड प्रोटॉन मतलब फर्स्ट पोजीशन वाला हाइड्रोजन, फिर उसके बाद सेकंड पोजीशन वाला हाइड्रोजन, फिर उसके बाद थर्ड पोजीशन वाला हाइड्रोजन, फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन वाला हाइड्रोजन, ये इंडिकेटेड है। आपको बताना है कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो इट्स वेरी सिंपल। यहाँ पे तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपका कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ है, सबसे ज्यादा एसिडिक माइनस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो फोर्थ है, फोर्थ वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है बिकॉज वो अल्फा कार्बन से कनेक्टेड है। तो आपको समझ आया। तो इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पस है क्या आप टॉटोमेरिज्म आइडेंटिफाई कर सकते हो, नहीं भी कर सकते तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन का दूसरा पर्पस है क्या आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर उसके बाद आपको पता है कि CO का माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, वेरी हाई। कीटोन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो CO हैज हाई माइनस आई इफेक्ट, दैट्स व्हाई सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया फोर्थ कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। जैसे कई बार क्या होता है, ऑप्शन होता है 1 2 3 4 और उसके आंसर भी होते हैं 1 2 3 4। यहाँ तो चलो ऐसे ही लिख दिया 1 2 3 4, ये रिवर्स भी लिख सकते थे 4 3 2 1 ऐसा कुछ। तो ना ऐसे क्वेश्चंस का OMR शीट में फिलिंग, जेई मेंस के बच्चों के लिए तो नहीं, लेकिन नीट के बच्चे इस बात को ध्यान दें कि जब आप इससे OMR शीट फिल करते हैं तो कई बार क्या होता है, जैसे आंसर है 4, लेट से ये ऑप्शन होता 3, तो आप गलती कर जाते कि 4 भर देते हैं गलती गलती। तो ये एक दिमाग में अगर पहले से रहेगा तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो मिस्टेक नहीं करोगे। तो ये बच्चे भी OMR शीट भरते हुए एक ये गलती भी करते हैं कि ऑप्शन है 4 बट वो थर्ड ऑप्शन फोर्थ है, तो 3 एक्चुअली में बबल करना है। तो ये गलती भी आपको नहीं करनी। ओके, बाकी देखो थर्ड वाला हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो एसिडिक नहीं होगा। ये तो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल मतलब नहीं बनता है, कार्बन आयन इज हाईली अनस्टेबल। और ये तो एल्डिहाइड कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये तो बिल्कुल भी अपना H लूज नहीं करेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर बस बड़ा स्ट्रक्चर इसलिए बनाया ताकि तुम डर जाओ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज। तो मतलब जानना चाह रहे हैं कि क्या बिल्कुल बेसिक 11th में बच्चे ने पढ़ाई की है कि बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो कैसी है। तो यू कैन से सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में लाई करेगा। तो ऑप्शन देख के ही पता लगाना पड़ेगा। लॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, नो, सिंगल बॉन्ड से तो लॉन्गर नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन लॉन्गर देन डबल बॉन्ड, यस, डबल बॉन्ड से तो लॉन्गर होगा। क्यों? क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो सिंगल बॉन्ड से छोटा और डबल बॉन्ड से बड़ा होगा। तो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज 2। ट्रिपल बॉन्ड से छोटा तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपको बोलूंगा कि लर्न करिए कि सबसे बड़ा बॉन्ड सिंगल होता है, उसके बाद होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, उससे छोटा होता है डबल बॉन्ड और सबसे छोटा होता है ट्रिपल। इसे बार बार रिवाइज करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ए इज मोर स्टेबल देन बी। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा किया करो कि वो पूछ रहा है कि किस पेयर में ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए ज्यादा है, ये स्क्रीन पे आ नहीं रहा है तो मैं पढ़ देता हूं आपको। ए इज मोर स्टेबल देन बी। ए जो है वो बी से ज्यादा स्टेबल है। तो ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाइपर कॉन्जुगेशन। किस पे डिपेंड करेगी ये? हाइपर कॉन्जुगेशन पे। और यू कैन से हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स डिपेंड्स ओवर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ओके, तो ये वक्त है कि हम काउंट करें अल्फा हाइड्रोजन को। तो काउंट करते हैं। यहां पर अगर हम बात करें तो वी हैव साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में अल्फा हाइड्रोजन हो गए 4। अगर हम बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में हमारे पास है टर्शरी। तो ये क्लियर है कि यहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो गए 7। तो विच इज मोर स्टेबल? कौन ज्यादा स्टेबल है? बी। तो यू कैन से आउट ऑफ ए एंड बी, बी इज मोर स्टेबल। लेकिन वो तो कह रहा है आप बताओ कौन से ऑप्शन में ए ज्यादा स्टेबल है। और आगे चलते हैं, अब बी पार्ट पे देखते हैं। बी पार्ट में अगर हम देखें तो ये है हमारा साइक्लोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और ये है साइक्लोहेक्साइल फ्री रेडिकल। यहां आप स्टेबिलिटी बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल स्ट्रेन। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है? सेम। जब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम होते हैं तो आप क्या देखते हैं? एंगल स्ट्रेन, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। ऑब्वियसली ए में एंगल स्ट्रेन ज्यादा है क्योंकि ट्राइंगल है, एंगल 60 डिग्री, और बी 6 मेंबर्ड रिंग है जिसे देख के हम हमेशा खुश हो जाते हैं बिकॉज 6 मेंबर्ड रिंग इज वेरी स्टेबल। तो आउट ऑफ ए एंड बी हमें क्लियर है बी इज मोर स्टेबल। रीजन क्या है? लेस एंगल स्ट्रेन। तो आपको रीजन भी समझना है, ऐसे नहीं सीधे याद कर लेना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड रीजन ऑल्सो। अब चलते हैं सी पार्ट पे। सी पार्ट में अगर हम बात करें तो ए ऑप्शन बना देते हैं हम अलग से कि जो ए ऑप्शन है वो कैसा है हमारा? लाइक दिस, फ्री रेडिकल डबल बॉन्डेड कार्बन पे, और बी ऑप्शन है लाइक दिस। तो यू कैन से बी ऑप्शन इज एलाइल फ्री रेडिकल। अब आपको पता है एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या होता है? ज्यादा स्टेबल, ठीक है। एलाइलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां भी बी ज्यादा स्टेबल हो गया। अब डी ऑप्शन पे आते हैं। PH3 बेंजीन रिंग जहां होगी वो तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो ये यहाँ पे ए ज्यादा स्टेबल हो गया देन बी। तो टर्शरी से ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कौन? ट्राइफिनाइल वाला। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट 15 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। सो व्हाट इज योर आंसर? योर आंसर इज डी। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसने आपके फ्री रेडिकल के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवाए। एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग, आप ऐसे कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल किस किस पे डिपेंड करता है। जैसे क्या होता है, कई बच्चे बोलते हैं सर हम क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। तो मैं बोलूंगा कि क्वेश्चन गलत करने का रीजन क्या होता है? क्योंकि आप याद नहीं रख पाते कि कौन कौन से फैक्टर्स पे स्टेबिलिटी डिपेंड करती है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड्स ओवर फर्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और किस पे डिपेंड करेगा? इट डिपेंड्स ऑन एंगल स्ट्रेन।
देन और किस पे डिपेंड करेगा ये, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो अगर आपको ये चीजें लर्न है बाय हार्ट तो आप क्वेश्चन में इजीली अप्लाई कर लेंगे, बाकी प्रैक्टिस करते करते। देखो आप जितनी ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस होगी, लेकिन आप क्या सोचते हो पहले मैं थ्योरी ढंग से याद कर लूं फिर क्वेश्चन करूंगा, ऐसा नहीं है। जब तक आप क्वेश्चन बहुत बार नहीं करेंगे थ्योरी आपको याद होगी नहीं। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा करो। जैसे अभी हम ये अभ्यास ऐप के क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके बाद भी अभ्यास ऐप में जाकर ऑनलाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। अगेन यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको पता है व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। तो यस वी नो दैट इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फाइल मीन्स लविंग, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी होते हैं। ओके अगर इन्हें इलेक्ट्रॉन से प्यार है मतलब इनमें खुद पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यू कैन से दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो व्हाट यू कैन से इलेक्ट्रोफाइल दो टाइप के होंगे, एक तो कैटायंस, ऑल कैटायंस, जनरली सारे कैटायंस, बट केमिस्ट्री में हमेशा जनरली वर्ड यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमेशा एक्सेप्शंस केमिस्ट्री में आते ही हैं। तो हम बोलेंगे ऑल कैटायंस एक्सेप्ट NH4 पॉजिटिव, ठीक है। NH4 पॉजिटिव को छोड़ के सारे कैटायंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके और मैं ऐसे भी याद करवाता हूं बच्चों को, N से नेगेटिव, N से न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल पे तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव। प्लस बाय डेफिनेशन भी आपको दूसरा स्टार पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखोगे, ऑल लुईस एसिड्स आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जितने भी लुईस एसिड्स होते हैं वो भी क्या होंगे, आर इलेक्ट्रोफाइल्स। ओके सो फर्स्ट NO2+, तो पहले हमने देख लिया NO2+, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि कैटायन है। सेकंड SO3 इज अ लुईस एसिड, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है अपने वैकेंट d ऑर्बिटल में, तो ये भी हो गया लुईस एसिड। Cn नेगेटिव एनायन है, ये तो न्यूक्लियोफाइल है। F नेगेटिव एनायन है, न्यूक्लियोफाइल है। देन CCl4 में कोई भी लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हुआ। देन अमोनिया पे लोन पेयर होते हैं डोनेट करने के लिए, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। देन CCl2 कार्बीन, तो ये एक इंपॉर्टेंट है कार्बीन, तो ध्यान रखो कार्बीन के पास क्या होता है, हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास एक लोन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए या तो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है या अलग अलग, आपको पता है कार्बीन एक सिंगलेट होता है और एक ट्रिपलेट, तो स्टिल कार्बीन कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, तो कार्बीन इज ऑल्सो अ इलेक्ट्रोफाइल और लुईस एसिड। तो हमारा आंसर इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रोफाइल है, 1 2 एंड 3, तो आंसर क्या हो गया 3। कौन कौन से इलेक्ट्रोफाइल है, NO2+, cations are electrophile, then SO3 Lewis acids, carbene is again a electrophile। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपाउंड्स आर लेस बेसिक देन एनिलीन। तो ये क्वेश्चन जो है ये कंपेयर करवा रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, और किससे कंपेयर करवा रहा है, एनिलीन से। तो देखते हैं एनिलीन से लेस बेसिक कौन है। तो जैसे ही एनिलीन आए सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए ऑर्थो इफेक्ट। तो सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है कि एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो हमेशा बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। तो वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। और ऑर्थो इफेक्ट दो ही जगह लगता है, एनिलीन में और बेंजोइक एसिड में। तो हमने पहला ऑप्शन देखा और हमने देखा कि ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है यहां पे, तो ये है लेस बेसिक देन एनिलीन। ओके देन अब आते हैं सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहां पे CH3 है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, अब दो ऑर्थो इफेक्ट लग गए, तो अगेन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज।
ये भी लेस बेसिक हो गया। तो 2 क्वेश्चन तो अभी ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ही हो गए। अब ये अपने लोन पे डिक्रीज करेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं डिक्रीज करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। किसकी वजह से? इट इज ऑलरेडी स्टेबल ड्यू टू एरोमेटिक नेचर। एरोमेटिक क्या होते हैं? व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स विच हैव 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स? तो यहाँ पे आपको वो हकल रूल याद होना चाहिए कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में पाई बॉन्ड बनाने जा रहा है तो इसको पाई इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। तो आपको डाउट आ सकता है कि ये तो पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ? क्योंकि जब ये रेजोनेंस में जाएगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा, और पाई बॉन्ड बनाएगा तो आप इसको पाई इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। तो ये भी हमारा क्या हुआ? लेस बेसिक, क्योंकि ये भी डोनेट नहीं करेगा। तो अभी तक 3 हो चुके हैं लेस बेसिक। अमोनिया, अमोनिया इज मोर बेसिक देन एनिलीन। क्यों? क्योंकि एनिलीन में लोन पेयर रेजोनेंस में यूज होता है, तो अमोनिया इज मोर बेसिक। तो ये तो आंसर नहीं हुआ। देन ये एग्जांपल मैं बोलूंगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो इस टाइप को। ये मैं बोल रहा हूं कि मेंस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग हर साल आता है। मेंस में क्वेश्चन हर साल आ रहा है। कभी भी इस टाइप का कंपाउंड दिखे तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप याद रखिए किसको? ग्वेनिडीन का एग्जांपल याद रखिए। ग्वेनिडीन इज मोस्ट बेसिक। ग्वेनिडीन क्या है हमारा? ये मोस्ट बेसिक कंपाउंड होता है। तो C डबल बॉन्ड NH, यहां पे लोन पेयर, NH2 इधर भी लोन पेयर, फिर NH2 यहां भी लोन पेयर। अब अगर आपसे मैं पूछूं व्हाई ग्वेनिडीन इज मोस्ट बेसिक, रीजन, क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इधर डोनेट करेगा, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाएगा NH माइनस। तो इस वाले NH पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई। क्यों? आप कह सकते हो प्लस R इफेक्ट की वजह से। तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले NH पे सबसे ज्यादा है। सेम कंडीशन इसके साथ भी हो सकती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और ये विड्रॉ। तो ये जो 2 NH2 हैं, ये अपने लोन पेयर रेजोनेंस से कहां पहुंचा रहे हैं? इस वाले के पास। तो यू कैन से दिस NH इज मोस्ट बेसिक। इवन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ A एंड B विच इज मोर बेसिक? तो मोर बेसिक इज B, क्योंकि B पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये मोस्ट बेसिक होता है। तो यहां भी मैं आपसे बोलूंगा कि जो E है, इट इज ऑलवेज यू कैन से मोर बेसिक देन एनिलीन, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है क्या? अपने इलेक्ट्रॉन्स NH को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग एरर है, ये NH होगा, इसे हटा दिया जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इसे हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मोर बेसिक। अब हम आते हैं किस पे? मैं इसका नाम भी बोलूंगा, याद कर लो। इट इज कॉल्ड एज एसीटेनलाइड। क्या बोलते हैं इसको? एसीटेनलाइड बोलते हैं। NHCOCH3। ये लोन पेयर इधर जा रहा है रेजोनेंस में, एज वेल एज इधर भी जा रहा है। इसकी वजह से ये एनिलीन से लेस बेसिक है। तो दिस इज अगेन लेस बेसिक। तो लेस बेसिक वाले कितने हो गए? 1 2 3 4। तो इंटीजर टाइप में आपका आंसर क्या हो गया? 4th। कौन कौन से लेस बेसिक है एनिलीन से? यू कैन से A, B, C एंड F। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोलूंगा 1-2 दिन बाद फिर आप खुद से इसे करना। देखो बार बार मैं एक बात बोल रहा हूँ, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। आप जब तक खुद से इन क्वेश्चंस को नहीं करेंगे, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं होंगे। अब उसके बाद हम बोलते हैं कि मतलब आज का सेशन पूरा होता है, जैसे मैंने फिक्स किया हुआ है कि बहुत लेंथी लेक्चर ना हो, तो जीओसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आज के सेशन में हम खत्म करते हैं। मैं बोलूंगा आपने जो चीजें सीखी हैं, लेट से आपने ऑर्गेनिक पढ़ी नहीं, जैसे 12th का भी रिजल्ट आया है और अब आप जेई मेंस और नीट के बच्चे सोच रहे हैं कि अब प्रिपेयर करें, तो अभी इस लेक्चर में आपने जो जो कॉन्सेप्ट्स सीखे उनको अभी इसी वक्त याद कर लो, ताकि अगले सेशन में आप उसे अप्लाई कर पा रहे हो नहीं, इस चीज को समझो। तो तब तक के लिए कीप स्टडी। थैंक यू।